ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। तो देखिए, आज पहले चरण का जो रण था, जो जंग थी, वो समाप्त हो चुकी है। चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, दोनों ही लोग ये दम भर रहे हैं कि ये पहला चरण उनके लिए सुखद हुआ। लेकिन जो समीकरण है, जो वोट प्रतिशत है, वो कहीं ना कहीं तस्वीरें धीरे धीरे साफ जरूर कर रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 58% तक मतदान हुआ। उसी के साथ सबसे ज्यादा बंगाल में 78% तक मतदान हुआ। बहुत प्रयास किए गए उत्तर प्रदेश में कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। पहले डिवीजन वाले नंबर यानी 60% भी मतदान नहीं पहुंच सका। हमारे साथ हमारे दो मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं सरस वाजपेयी जी। देखिए, बहुत कोशिश की गई, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री की तरफ से हो या कैंडिडेट्स की तरफ से हो, कि लोगों को अपने घरों से बाहर निकालकर वोट के लिए। लेकिन हमने कई खबरें ऐसी भी देखी जहां पर बहिष्कार कर दिया गया मतदान का, जिसकी वजह से परिणाम स्वरूप ये हुआ, कई लोग छुट्टियों की तरह इन दिनों को देखते हैं। उसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में 58% तक मतदान सीमित रह गया। देखिए, छुट्टी वाला जो एक कारण है वो भी बड़ा कारण है, क्योंकि आज शुक्रवार है, फिर शनिवार रविवार जी, और ये आगे भी समस्या आने वाली है, क्योंकि जो अपने तीसरे चरण का चुनाव जिसमें कानपुर के आसपास भी मतदान होना है जी, उसमें भी शायद लगातार 3 दिन छुट्टियां पड़ रही हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती होगी मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए। अब इसके लिए प्रशासन कितना जागरूक कर पाता है और प्रशासन के बाद हम स्वयं कितना जागरूक हो पाते हैं, जो हम मतदाता हैं। हमको ये मानना चाहिए कि ये 3 दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी, ये तो साल में कई बार आएंगी, मतलब 5 साल में अगली बार पता नहीं कितनी बार आएंगी। लेकिन जो मतदान का दिन है वो केवल एक ही दिन आता है अधिकार 5 साल में। विधानसभा का अलग है, राष्ट्रीय लोकसभा की बात कर रहे हैं तो एक बार आता है। तो हम लोगों को जो छुट्टी, जैसे होली दिवाली होती है कि त्यौहार अपने घर पे मनाते हैं, उसके बाद कहीं जाते हैं दर्शन करने, तो ये मान के चलें कि ये त्यौहार का दिन है, उत्सव का दिन है। मतदान के दिन अपने घर में रहें। अगर मतदान के बाद जाने के पहले 2 दिन छुट्टी मिल रही है तो ये मान लें कि 2 दिन हम अपने घर में त्यौहार की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये छुट्टी मनाने वाला भाव मन से ना हटा तो हम लोगों के यहाँ जिस दिन मतदान होना है 13 मई, उस दिन भी मतदान प्रतिशत को बढ़ाना प्रशासन के लिए चुनौती होगा। और कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग फिर फिसड्डी साबित हो जाएं, जैसा पिछली बार हुआ है कि 52%, 50% ही मतदान रहा। हम लोग ये संकल्प लें कि कम से कम 60% तो मतदान करना ही करना है। प्रशासन को अपनी तैयारी करनी चाहिए, लोगों को इसी तरह से जागरूक करना चाहिए कि छुट्टी 5 साल में कई बार मिलेंगी, लेकिन मतदान का मौका एक ही बार मिलेगा। और ये मतदान का मौका हम लोगों को लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है, जिसका हम अपनी भावना खुल के किसी के सामने बिना बताए, बिना संकेत दिए रख सकते हैं। तो इस मौके को खोना नहीं चाहिए, मतदान करने जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल। शैलेश अवस्थी जी, अगर हम देखिए, क्योंकि आज 21 राज्यों के 102 सीटों पर मतदान था, तो हमें हर जगह की चर्चा करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में 2019 में 86.6% तक मतदान हुआ था। वहीं इस बार थोड़ा सा कम हुआ है, 79.53 के आसपास रहा, लेकिन सबसे ज्यादा रहा उत्तर प्रदेश। हमेशा से प्रयास किए जाते रहे हैं यूपी में। हालांकि अगर हम इसको थोड़ा सा तापमान भी देखें तो इस बार पारा चढ़ा हुआ था, लेकिन वक्त बहुत कम लगता है मतदान में। और ऐसी व्यवस्थाएं इस बार की गई हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना आने पाए, चाहे वो दिव्यांगों के लिए हो, चाहे वो बुजुर्गों के लिए हो, कि पिक एंड ड्रॉप सर्विस की व्यवस्था भी की गई। उसके बाद भी हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। ये तो पहला चरण था। देखिए, आप ट्रेंड अगर उठा करके देखें तो पश्चिम बंगाल हो या नॉर्थ ईस्ट हो, है ना, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी 7-8 राज्य हैं, वहाँ हमेशा चाहे विधानसभा का चुनाव हो और चाहे लोकसभा का चुनाव हो, वहाँ हमेशा 80 से 85 और 90% तक वहाँ पर वोटिंग होती है। तो ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ी बात है, लोग छुट्टी, जैसा कि अभी आपने कहा कि वो आराम के मूड में आ जाते हैं, और फिर
5 साल सरकार की आलोचना करते हैं बैठ के कि वो रोजगार नहीं है और ये पुलिसिंग व्यवस्था ठीक नहीं है और ये अत्याचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। लेकिन जब आपके पास एक मौका होता है, आप अपनी मर्जी से सरकार को चुन सकते हैं। एक बड़ा ये आपके सामने मौका होता है कि आप जिस तरह के प्रत्याशी को चाहते हैं चुनना आपके हाथ में है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि आपके हाथ में है सरकार चुनना। अगर आप ये मौका गंवा देंगे तो फिर 5 साल आपको सरकार को कोसने का कोई हक नहीं है। देखिए, इसी में छोटी सी चीज ऐड करूंगी कि नरेश टिकैत जैसे बड़े नेता कह रहे हैं कि हमने किसी को वोट नहीं डाला, हमने आज का अपना पूरा दिन खेती बाड़ी में गुजारा। देखिए, यही तो सबसे बड़ी बात है। आप जब वोट डालने की जब अपील करते हो तो देश हित की अपील करते हो, और जब आप वोट बहिष्कार की अपील करते हो तो ये एक तरीके से लोकतंत्र से अपने को पीछे धकेलते हो। एक लोकतंत्र वही है, देखिए आपकी मर्जी है ना, आप जिसको चाहते हैं वोट दीजिए। अब तो एक ऑप्शन आ गया है नोटा जी, तो आप कम से कम बूथ तक जाने का कष्ट तो करिए। फिर ये तो एक केवल राजनीति की बात हो गई, जैसा अभी सरस जी ने भी कहा था कि कुछ लोग उकसाते हैं, तो ये राजनीति करने का समय नहीं है। अगर आपको वोट डालने जाना है तो जनता को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उसको तो ये है कि हम अपनी कैसी सरकार, कैसा नेता चुने। तो राजनीति जो करता है उसको करने दीजिए, लेकिन आपका धर्म है, ये राष्ट्र धर्म है, उस राष्ट्र धर्म से पीछे बिल्कुल मत हटिए। अगर आप राष्ट्र धर्म में भागीदार बनेंगे तभी एक दुनिया के सामने मजबूत लोकतंत्र सामने आपके आएगा और उसका आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल। हमारे साथ अनूप वाजपेयी जी भी जुड़े हुए हैं। देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अन्य राज्यों में मतदान प्रतिशत बहुत बेहतर है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है कि अगर दिल्ली तक पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरना होगा, यानी कि इतना अहम ये राज्य है। उसके बावजूद जब हम मतदान की बात आती है तो हम सबसे पीछे रह जाते हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है एक राज्य के लिए कम मतदान होना। नहीं, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसे हमारे 2 साथियों ने अभी तमाम अपील की है मतदाताओं से कि भाई आइए, बाहर आइए, निकलिए, वोट दीजिए। वोट देना जरूरी है। अगर आप वोट नहीं देंगे तो फिर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। उंगली का प्रयोग करेंगे तभी उंगली उठा पाएंगे। लेकिन अब ये भी है कि पिछली बार मोस्ट वाली 62 या 64% गया था यूपी का पूरा चुनाव। तो थोड़ा सा एक चीज यही भी होती है, मतलब ठीक बात है कि निकलना चाहिए, वोट देना चाहिए, सब बातें अपनी जगह है, लेकिन कभी कभी होता ही है कि माहौल भी होता है जो लोगों को बाहर निकालता है चुनाव देने के लिए, मतदान करने के लिए। उस माहौल की थोड़ी सी कमी इस बार नजर आ रही है। देखिए, 2014 में सरकार बदलनी थी उन्हें, है ना, व्यवस्था के जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट के खिलाफ लोग चुनाव करने के लिए बाहर निकले थे। 2019 में उससे पहले उरी हुआ था, फिर आपका पुलवामा हुआ था, बीच में स्ट्राइक हुई थी जाके पाकिस्तान के अंदर घुस के, और पुलवामा के बाद प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि हम इसका बदला लेंगे। उस समय तक हर एयर स्ट्राइक नहीं हुई थी, लेकिन बदला लेने की उन्होंने घोषणा की थी। तो एक उम्मीद थी कि साथ ये गवर्नमेंट जो है हमारे सैनिकों की जो शहीद हुए हैं उस शहादत का बदला लेगी। तो एक माहौल बना था वोट देने का जी। इस बार वो माहौल अब से एब्सेंट है। अब ये कहने को तो कहा जा सकता है कि राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया। अब वो एक मुद्दा था जो पिछले 20 साल 25 साल से चला आ रहा था, वो बन गया। और बनने के बाद अब वो यूपी के अलावा, हो सकता पूरे देश में बहुत बड़ा मुद्दा हो, लेकिन यूपी में वैसा मुद्दा नहीं है राम मंदिर। तो अब वो मुद्दे की कमी है। विपक्ष ने बहुत अपने को बहुत अच्छे ढंग से जो चीजें उन्हें उठानी चाहिए, जो मुद्दा बनाना चाहिए, जो माहौल बनाना चाहिए, वो नहीं बना पाए। भाजपा के पास ऐसा बोलने के लिए कुछ नहीं है। राम मंदिर है, बाकी चीजें उन्होंने रिपीट की है कि हाँ हम ये आगे करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे वो बुलेट ट्रेन में प्रधानमंत्री जी ने अपने उसमें कहा कि साहब एक बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है और इतनी इतनी बुलेट ट्रेनें अगले 5 साल में बनेंगी। तो चीजें लगभग वही रिपीट की हैं जो पिछले कई सालों में, 2 सालों में रिपीट हो रही, और विपक्ष ने कोई मुद्दा बनाया नहीं, कोई माहौल बनाया नहीं। तो कम मतदान होने में एक तो ये गर्मी,
दूसरा एक मुद्दा विहीन जैसा चुनाव जी, भी ये बड़ा कारण हो सकता है। जी देखिए, आज पहला चरण संपन्न हो गया है जिसमें कई महत्वपूर्ण सीटें थी, जिनमें अगर हम 2 सीटों पर खास नजर डालें, चाहे वो रामपुर या पीलीभीत पर, तो बेहद रोमांचक मुकाबला इन सीटों पर हमने देखा है, जहां पर खुद प्रधानमंत्री पीलीभीत पहुंचते हैं। ऐसे पिछले चुनाव में हमने नहीं देखा था कि कोई बड़ा चेहरा पीलीभीत में प्रचार करने पहुंच रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, बाकायदा उन्होंने जनसभा की, लोगों को संबोधित किया। उस बीच मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, लेकिन वरुण गांधी जिनका टिकट काटा गया वो वहां पर नदारद थे। जैसे अमेठी गांधी परिवार का गढ़ रहा, वैसे ही पीलीभीत भी वरुण गांधी ने वहां से चुनाव लड़ा। गांधी परिवार का गढ़ कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी, लेकिन टिकट काटा, उसके बाद जनता की नाराजगी भी देखनी पड़ी। उस बात को भली भांति पार्टी समझ रही थी, शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने 2-3 बार वहां पर जाकर जितेंद्र प्रसाद के लिए वोट मांगा। सरोज वाजपेयी जी, क्या समझते हैं, पीलीभीत में चुनावी मुकाबला कड़ा है या फिर बहुत ही सॉफ्टली बीजेपी वहां से निकल जाएगी? ये मुकाबला तो कड़ा होगा कि वरुण गांधी, जैसा आपने बताया कि पिछली बार प्रधानमंत्री को नहीं जाना पड़ा था, क्योंकि वरुण गांधी का वो गढ़ रहा है। मेनका गांधी भी वहाँ सक्रिय रही, और वरुण गांधी पिछले जो सांसदी का कार्यकाल बीता अपना 2 बार का, उन्होंने ये बात अपने मतदाताओं के बीच में और बाकी सभी जगहों पे जी, कि जैसा वो बताते रहे कि वो वहाँ के जो भत्ते हैं वो नहीं लेते हैं, जो वेतन है वो वहीं पे दान कर देते हैं। और उसके अलावा अगर जनता से जुड़ी कोई बात हुई तो वरुण गांधी ने मंच पे से भी बोलने से कोई गुरेज नहीं की कि नहीं ये सरकार गलत कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वरुण गांधी का जुड़ाव उनसे हो गया तो था। क्या इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा वरुण गांधी को? नहीं, हाँ, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा हाईकमान भी सोच रहा था कि अब वरुण गांधी का टिकट कट के हमने जितेंद्र प्रसाद को दिया है टिकट। जितेंद्र प्रसाद प्रदेश सरकार के मंत्री रहे, अगर वो चुनाव हारते हैं तो ये प्रदेश सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि अगर 2 साल बाद फिर चुनाव होने हैं। तो इसलिए सरकार ने पूरी ताकत लगाई है। अब वो कितना डैमेज कंट्रोल कर पाए हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन मतदान प्रतिशत जैसा वहाँ का ठीक रहा और ये सरकारें रहीं। लेकिन वरुण गांधी की नाराजगी, वो मतदाता उसको किस रूप में लेके गया है, वो नाराजगी का वोट किया है या जो योगी और मोदी बार बार वहाँ जाते रहे इसलिए फिर वो भाजपा में स्थिर होकर रुक गया है, ये तो मतदान के बाद, मतगणना के बाद पता चलेगा। लेकिन वरुण गांधी की नाराजगी का ही असर रहा कि बार बार इनको वहाँ पे जाना पड़ा। बिल्कुल। शैलेश जी, अगर बीजेपी की हम कार्य प्रणाली को देखें या कार्यशैली को देखें तो उसमें एक चीज बहुत ही कॉमन देखने को मिलती है पूरे देश में, कि बीजेपी अपना जो कैंडिडेट एक बार उतारती है, अगर उसका कहीं परिवार का कोई गढ़ रहा है या मजबूती पूरे खानदान की तरफ से चली आ रही, तो उसको वो चाहती है कि वो चीज वहां पर ना रहे, चाहे वो विपक्ष के मुद्दे से देख ले या उनकी खुद की पार्टी की वो बात देखे। चाहे रीता बहुगुणा जोशी देखिए, वो बार बार अपने बेटे के लिए मांग रही थी कि उनके बेटे को टिकट दी जाए। तो बीजेपी किसी की नहीं सुनती है। मैं यानी कि जो वो कहती है कि हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं, ना करते हैं ना करने देंगे, तो इस पे कितनी अटल रहती है? देखिए, बीजेपी आज इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि वो अपने रणनीति से टस से मस बहुत मुश्किल से होती है। उसको कहीं भी जरा से भी कहीं कोई खतरा दिखाई देता है तो वो उस पाले को तुरंत बदल देती है जी। जैसे उदाहरण के तौर पे बीजेपी ने लगभग 100 सांसदों के टिकट अपने काटे। बीजेपी कई स्तरों पर इसकी जांच पड़ताल कराती है, कई लेयर उसके होते हैं जो सांसदों का फीडबैक देते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि इनको अगर हम टिकट देंगे तो बीजेपी का नुकसान हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी की रणनीति रहती है सेकंड और थर्ड लाइन भी तैयार करो। ऐसा नहीं कि बीजेपी की फर्स्ट लाइन है, अगर कहीं कोई डिरेल हुआ तो कोई उसको सेकंड और थर्ड लाइन में संभालने वाला हो। तो बीजेपी का आप उठा करके देखो, अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए, तीनों जगह नए मुख्यमंत्री दे दिए और एक से एक दिग्गजों को किनारे कर दिया। तो एक तरीके से
बीजेपी की रणनीति ये रहती है कि अगर कोई बहुत बड़ा कोई अपना कुनबा बना रहा हो या वर्चस्व बना रहा हो और उसको पार्टी हित में वो ना हो तो तुरंत उसको बदल दो। और इस समय बीजेपी इस स्थिति में पहुंच गई है, खास तौर से मोदी फैक्टर। कहा तो ये जाता है, बीजेपी वाले खुद कहते हैं कि हर सीट पर मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। तो मोदी इतना बड़ा फैक्टर है कि मोदी को आजकल की बीजेपी वाले जीत की गारंटी मान बैठे हैं। तो वो ये मान बैठे हैं कि अगर किसी दिग्गज को किनारे करके कोई हम नई लीडरशिप लाते हैं, उसको खड़ा करते हैं, तो हमारा नुकसान नहीं होगा। कई जगह बीजेपी ने ऐसा भी किया कि दो बड़े गुट हैं, अगर दो बड़े गुटों के बीच में आपस में तकरार है तो वो सोचते हैं अगर इनको टिकट दे दिया तो ये नुकसान पहुंचाएंगे, इनको दे दिया तो ये दूसरे नुकसान पहुंचाएंगे, तो किसी तीसरे को ले आते हैं, जैसे कानपुर में हुआ, जैसे कानपुर में हुआ। तो इस तरीके से। और दूसरी चीज, चाहे कोई पार्टी जितना भी कहे कि हम जातिवाद नहीं करते हैं, आज की डेट में भी बिना जातिवाद के कोई पार्टी चल ही नहीं सकती। वो अपनी गोटें जातिवाद के हिसाब से भी फिट करती है। यही कारण है। अच्छा, बीजेपी का संगठन बड़ा मजबूत है। इनका जो कांग्रेस के साथ ड्रॉबैक क्या है कि उनका संगठन तार तार हो रहा है, जिलों में, बूथों में उनका संगठन कमजोर पड़ गया बहुत। और बीजेपी का जो संगठन है वो दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। बीजेपी जब चुनाव खत्म होता है तो दूसरे चुनाव की तैयारी उसी दिन से शुरू कर देती है। वो 5 साल चुनाव लड़ती है। यही कारण है कि बीजेपी आज पूर्ण बहुमत पे आ गई। और आज की डेट में भी तमाम विश्लेषक ये मानते हैं बीजेपी को टक्कर देना बड़ा मुश्किल होगा। और इस वाजपेयी जी, देखिए आपने भी सवाल किया और उन्होंने जवाब दिए कि हाँ शायद बड़े नेता भी नाराज हो, तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पे किया कि अंदर ही अंदर एक गुटबाजी चल रही है। नहीं, प्रकाश जी की जो अड्डेबाजी है वो बड़े नेताओं के बीच में ज्यादा है जी। कार्यकर्ताओं के बीच में तो सुबेरे की है, लेकिन शाम को बड़े नेताओं के बीच उनकी बैठक जरूर होती है। और उसमें वो लोग होते हैं जो संगठन से गहरे से जुड़े हैं। क्योंकि प्रकाश शर्मा जी जब 90-92 का आंदोलन चला है तो कानपुर के बड़े नेताओं में एक थे, बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक रहे। राम मंदिर आंदोलन खड़ा करने में प्रकाश शर्मा जी और अवध बिहारी मिश्रा जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इनके जो संपर्क हैं वो रणनीति तय करने वालों के साथ होते हैं। निश्चित इनकी उन लोगों से भी चर्चा हुई होगी और उनसे चर्चा के बाद अगर ये प्रधानमंत्री तक ये पत्र भेजा गया है तो ये अंदर खाने बहुत गंभीर बात है भाजपा के लिए। बिल्कुल, देखिए बड़ी लेकिन समय है, इसलिए लगता है कि भाजपा इसकी भरपाई डैमेज कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ये है बहुत गंभीर बात कि आप नामांकन के एक दिन पहले एक पर्चा लीक होता है, पर्चा वायरल होता है, वो 4-5 दिन पहले यहाँ से सूचना दे दी जाती है। तो ये उन्हीं लोगों के बीच में चर्चा होगी जो संगठन में गहराई से उतरे हैं, जो मतलब पब्लिक के बीच में काम करते हैं, नेताओं के बीच में नहीं रहते हैं। और उन लोगों के बीच चर्चा के बाद अगर ये पत्र गया है तो बड़ा गंभीर मामला है। बिल्कुल, देखिए पीलीभीत के बक्सपुर में एक ऐसा वक्त आया कि 4 बजे तक एक भी वोट नहीं पड़ा, क्योंकि पुल का निर्माण नहीं हुआ था। कहीं पर ऐसी खबर आई कि रास्ता बंद करके दीवार तान दी गई थी, जिसका विरोध वो लगातार कर रहे थे। हालांकि गांव वालों ने कहा कि वो पहले से सूचित कर रहे थे अधिकारियों को कि आप ऐसा इस चीज का निस्तारण करिए, इसका निराकरण करिए, वरना हम वोट का बहिष्कार करेंगे। शैलेश जी, ये जो चीजें सामने आती है, प्रत्याशियों की 5 साल की गलतियां कहीं पार्टी को ना भुगतनी पड़ जाए, क्योंकि पीलीभीत में तो वैसे भी संकट है, रामपुर में वैसे भी संकट है, क्लीन स्वाइप कहीं पे भी बीजेपी को नहीं मिलती, इस पहले चरण में दिखाई दे रही। उसके बाद प्रत्याशियों का इस तरीके से जो काम रहा, उससे वोटों का बहिष्कार हुआ और एक वोट सरकारें गिरा देती हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जतिन प्रसाद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वो कांग्रेस से आए हैं और PWD मिनिस्टर हैं, है ना। और जनता की कोई ना कोई ऐसी भावना होती है, कोई आक्रोश होता है ना। लेकिन एक ये वक्त भी होता है। अब हमको बहुत वहाँ के बारे में नहीं पता कि इस पुल को लेकर के कब से आंदोलन चल रहा था, कि लोगों में क्या आक्रोश था, ये इतना डिले क्यों हुआ, क्या कारण हुआ। दोनों ही कारण हो सकते हैं। ये जनता का एक आक्रोश भी हो सकता है और इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा भी हो सकती है चुनाव बहिष्कार की। तो ये दोनों बातें देखने वाली होंगी, हकीकत उसकी क्या है। लेकिन अगर ऐसा है तो उसका निराकरण
संबंधित विभाग को निकालना चाहिए था। और निश्चित रूप से आपने कहा वहाँ का चुनाव बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और बहुत ही टक्कर का चुनाव है वहाँ। बिल्कुल। अब हम रामपुर की बात करें, क्योंकि रामपुर भी हॉट सीट कही जाती है, क्योंकि रामपुर का मतलब आजम खान। एक समय पर ऐसा वक्त था कि जब हम रामपुर की चर्चा करते थे तो या आजम खान की चर्चा करते थे तो पता चलता था आजम खान रामपुर में रहते हैं या वो वहां से चुनाव लड़ते। लेकिन इस बार का चुनाव आजम खान के बिना हुआ रामपुर में। आजम खान ने तो प्रत्याशी को सपोर्ट भी नहीं किया। देखिए, अंदर खाने की जो खबरें हैं वो सामने आती हैं, वो जमीन पर दिखती हैं कि क्या अंदर चल रहा है। अब कितना खामियाजा इसका अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है, और बीजेपी की क्या कुछ स्थितियां आपको समझ आ रही है वहां से? सरस वाजपेयी जी, देखिए, जो आज की 8 सीटों पे चुनाव हुआ है उनमें सबसे कम मतदान रामपुर में हुआ। ये साफ संकेत दे रहा है कि आजम खान नाराज हैं, और आजम खान की नाराजगी अखिलेश यादव या सपा को आसपास की सीटों पे भी भुगतनी पड़ सकती है। तो अब आगे चुनाव होगा, अभी तो मतदान कम है, आगे इसका असर जरूर पड़ेगा। और अगर आजम खान जी जेल में रहकर या किन्हीं और कारणों से अपने साधनों से मतदान को प्रभावित कर रहे हैं तो ये अखिलेश को देखना चाहिए या प्रशासन को देखना चाहिए कि मतदान हो। लेकिन ये अब चूंकि आजम खान की नाराजगी है, लेकिन प्रशासन भी ये जानता है कि आजम खान अपील करेंगे तो वो भाजपा को वोट देने की तो अपील नहीं करेंगे जी। तो कौन उनकी मान मनोबल करे जाके। लेकिन अखिलेश को और उनकी टीम को, इस शिवपाल जी को जानना चाहिए कि भाई आप अपील करें कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। जो मतदान वो अपील करेंगे वो जाहिर बात सपा के ही पक्ष में जाएगा जी। इस पर कुछ ना कुछ इन लोगों को करना चाहिए, क्योंकि अभी आसपास के क्षेत्रों में भी आजम खान के प्रभाव वाली कई सीटें हैं। बिल्कुल। और इसी बीच ये जो बयान अभी आया है ये बस राजनीतिक है जी। ऐसे बयान अक्सर आया करते हैं। प्रशासन बैठा है, वो LIU उसकी सक्रिय है। अब जिन्होंने बयान दिया है उनका अपना जो कुछ होगा वजूद हो सकता, पनकी में रोक सकते हो जी। लेकिन अब ये प्रशासन तय करेगा कि क्या करना है। अब इस तरह के बयान और इस तरह के एक दूसरे पे आरोप अब अभी तो ये 11 तारीख तक लगेंगे ही जी। बिल्कुल। 11 तारीख तक सरेआम लगेंगे। 11 से 13 की सुबह तक कमरों के अड्डेबाजी वो जहाँ होती वहाँ पे लगाए जाएंगे कि हम ये वो ये जी। लेकिन उसको प्रशासन को गंभीरता लेना चाहिए, हम मीडिया कर्मियों को गंभीरता नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, आपने सही बात कही कि प्रशासन इस बात को गंभीरता से ले तो बेहतर होगा, क्योंकि संभालना उन्हीं को है। अनूप जी, तो देखिए अनूप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरस वाजपेयी जी बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज पहला चरण समाप्त हो चुका है और पहले चरण के साथ उत्तर प्रदेश में 57 से 58% तक मतदान हुआ है, जो कि बहुत कम माना जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 69% तक मतदान हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा है। आज 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। अब तैयारी दूसरे चरण की लगातार बनी रहेगा। ABC न्यूज के साथ नमस्कार।